दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम 12th क्लास के इतिहास के लिए कुछ ऐसे ही प्रश्न लेकर के आए हैं कि जो बोर्ड प्रत्येक वर्ष पूछता ही नहीं बल्कि बोर्ड की पूछना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि ये प्रश्न अपने आप में है ही इतना खास। तो जो पक्का वाला, जो हम बोलते हैं ना कि एकदम पक्का वाला वीवीआई करा दो सर, बस वही क्वेश्चन हम आपको आज कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सबको बता दें कि हमारे इस वीडियो क्लास में प्रत्येक वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं एकदम पक्का वाला वीवीआई, चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, इन सबके हम कराने के लिए ये चैनल खोले हैं बिल्कुल आपके लिए, कि जिन जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए। तो आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो VR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भारती सर, पटना बिहार से, मेरा ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस है और इस दावे के साथ हम आपके लिए 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आता हूं कि भाई इसी तरह के प्रश्न बोर्ड पूछते हैं। तो चलिए उस तरह से कुछ प्रश्न को हम अभी कराएं। और अभी तक अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब पहले लाइक कर दिया करिए, तब एकदम आपकी और हमारी एनर्जी भी डबल हो जाएगी। पहले बता दें, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रश्न लेकर के आए हैं, तो जिन बच्चों को जो अपना सुविधा हो वह आप वैसे जो है कि इसको समझ सकते हैं। पहले हिंदी में प्रश्न करा दे, फिर इंग्लिश में कराएंगे। पहला है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ये याद रखेंगे। आज चूंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रश्न मिलेंगे, कई बार हिंदी वर्ड ना समझ में आए तो अंग्रेजी का सहारा ले सकते हैं, और अंग्रेजी वर्ड ना समझ में आए तो हिंदी का टैली कर सकते हो। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये हम आपको उस वीडियो क्लास में पढ़ा दिए हैं। हमारा एक और चैनल है आर्ट्स क्लास बाय भारती सर, आप सर्च करेंगे तो उसमें हम वीडियो लेक्चर्स डालते हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव वीवीआई जो है वो कराते हैं। दोनों चैनल पे काम होते रहता है। चलिए, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। ये बात आपको एकदम याद रखना है, रट जाना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। बाकी चैनल पे पूरा पढ़ाया गया है कि कौन से कुल से आते थे, इनके पिता का नाम क्या, सारा कुछ। अंग्रेजी में इसी तरह से प्रश्न आएंगे कि व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न, तो वही होगी आपका 563 ईसा पूर्व। BC के मतलब समझाए होंगे, बिफोर क्राइस्ट इसको बोलते हैं। चलिए, सेकंड प्रश्न है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? ये आपका जो भी सीरीज लेके आते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 सबसे मिक्स होता है। तो ये पूरे हॉल आपका 12th क्लास का जो सिलेबस है सर, उससे रहता है, किसी खास एक बुक से या दूसरे बुक से नहीं होता है। तो चलिए, ये जो प्रश्न गिर रहा है ये बुक 1 का गिर रहा है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है। तो आपको सही जानकारी बता दे कि महावीर स्वामी की माता का नाम है त्रिशला, जबकि बुद्ध के जो माता का नाम है वो क्या है? तो बुद्ध की माता का नाम बताइए, जल्दी से फटाफट से सोचिए, आप सोचिए, माइंड में सोचिए कि बुद्ध की माता का नाम क्या है? तो महामाया। लेकिन आप सबको जानकारी दिए थे कि महामाया वो पाली नहीं थी, उनकी मौसी पाली थी। मौसी का नाम क्या है? तो गौतमी है। चलिए, हम बाकी अब प्रश्न जैसे आएंगे उसे बताते चलेंगे। तो महावीर के यहाँ माता का नाम क्या है? त्रिशला। पिता के नाम बता दे, तो पिता का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। जो बुद्ध के बचपन का नाम है वही इनके पिता का नाम। प्रश्न आपको अंग्रेजी वाले कैसे आएंगे? व्हाट वाज द नेम ऑफ महावीर स्वामी मदर्स? याद रखेंगे आपको, यानी महावीर स्वामी के माता का नाम क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा त्रिशला। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए। इंग्लिश वाले मेन फोकस करते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए, कि ज्यादा बच्चे यही होते हैं। अब ये प्रश्न है आगे कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, अपने आप में प्रश्न यूनिक है, हमेशा आता है। 1206 में हुआ था, ये 1336 में हुआ था, 1526 में हुआ था, ये 1556 में हुआ था। तो 1200 याद रखेंगे, ये होगा नहीं, दिल्ली सल्तनत का टाइम है, ये दिल्ली सल्तनत का टाइम है। दिल्ली के बाद मुगल साम्राज्य पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, तो ये याद रखेंगे 1526 में दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा जो है वो दिल्ली के तख्तोताज पे बैठे थे। इनका नाम है इब्राहिम लोदी। और इधर भारत में याद रखेंगे, इधर से भारत की अगर बात कर ले, दिल्ली मान ले इधर साइड हो गया, तो इधर भारत से पश्चिम की ओर से बाबर का आक्रमण होता है और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में ही पानीपत का लड़ाई होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और बाबर जीत जाता है। और बाबर ने ही याद रखेंगे मुगल वंश के क्या डालता है सर? तो
नींव रखता है तो बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक भी हो जाएगा। तो ये तीसरा का एकदम सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1526। अब बढ़ते हैं हम चौथे सवाल की ओर। बार बार रिक्वेस्ट करें, अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज हमारी मनोबल को बढ़ाने के लिए आप एक लाइक एकदम जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का काम इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो इस चैनल के लिंक के कोई भी वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, क्योंकि ज्यादा समय लेंगे नहीं, 10 क्वेश्चन बड़ा जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। अंग्रेजी वाले के प्रश्न रहेंगे, व्हेन वाज द मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो अभी जान पाए 1526। चलिए ध्यान सुनेंगे। अब आता है चौथे प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1526 ईस्वी में, या 1556 ईस्वी में, या 1665 ईस्वी में, या 1761 ईस्वी में? तो दूसरी अगर बात कर ले तो पानीपत की दूसरी युद्ध कर ले तो पानीपत की तो ये पहली लड़ाई हो गई जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, याद रखेंगे, लड़ा गया। पानीपत का मैदान हरियाणा में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे, उत्तर भारत के हरियाणा में। तो ये तो पहली लड़ाई हो गई। लेकिन दूसरी लड़ाई कब होता है कि जब बाबर के बाद की बात आती है तो 1556 ईस्वी में कि दिल्ली पर कब्जा होता है विक्रमादित्य हेमू का। उसमें कहानी में हम आपको पढ़ाएंगे, जब चालू करेंगे मुगल वाला तो बताएंगे कि हुमायूं जो होते हैं, याद रखेंगे, हुमायूं के शेरशाह सूरी मारते हैं ऐसा कि 15 वर्षों के लिए हुमायूं बाहर चल जाते हैं, और यही बाहर जाते हैं तो हुमायूं से एक पुत्र होता है जिसको कहते हैं अकबर। अकबर का जन्म जो है अमरकोट के महल में हुआ था, भारत के बाहर हुआ था। और यहां ध्यान से सुनेंगे, यहां पर क्या होता है कि हुमायूं आता है, बाद में कब्जा भी कर लेता है, लेकिन हुमायूं की इधर मृत्यु होती है। तो हुमायूं के जो लड़का है जिसका नाम अकबर है, तो अकबर अभी बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो शासन नहीं संभाल सकते। तो इसका एक संरक्षक था जिसका नाम था बैरम खां, और ये बैरम, याद रखेंगे, ये बैरम खां जो है वो किसका संरक्षक है? तो अकबर का। अकबर के पिता का नाम है हुमायूं, और हुमायूं, याद रखेंगे, दीन पनाह नामक सीढ़ियों से लुढ़क कर करके गिर जाएंगे। कैसे गिरेंगे, कैसे उनकी मृत्यु होगी, वो कहानी में पढ़ाएंगे। तो फाइनली हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं का अगला उत्तराधिकारी अकबर है। अकबर मात्र 14 साल का लड़का है, तो दिल्ली के तख्तोताज पे कैसे बैठेगा? और दिल्ली पे कब्जा हो गया है हेमू का, विक्रमादित्य हेमू का। तो वही विक्रमादित्य हेमू और अकबर के बीच में लड़ाई होता है, लेकिन अकबर 14 साल का है तो वो तो लड़ेगा नहीं। तो अकबर के तरफ से कौन लड़ेगा? तो बैरम खां लड़ेगा। ये हम आपको जब पानीपत के दूसरी मैदान पढ़ाएंगे भाई, दूसरी युद्ध, तो बताएंगे। तो 1556 में होगा। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। ठीक है, चलिए। इब्राहिम लोदी, ये इब्राहिम लोदी बोल रहे हैं, ये याद रखेंगे, हुमायूं का लड़का जिसका नाम है अकबर, अकबर की तरफ से बैरम खां, ठीक है, और विक्रमादित्य हेमू के बीच में। चलिए बताएंगे कैसे कैसे हेमू की आंख में तीर लग जाता है, सारी कहानी। अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं, व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टेक पैलेस। अंग्रेजी हिंदी सेम है, आप समझ जाइएगा, लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। चलिए, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ जो है वो लिखा गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में बार बार आती है कि भाई बाबर जो है, बाबर की आपको प्रश्न ऐसे देंगे कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, ये फिर बोलेगा कि बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया। दोनों सेम बात है। ऑप्शन 1 है अकबरनामा, दूसरा है बाबरनामा, तीसरा हुमायूंनामा, चौथा है जहांगीरनामा। तो सही जो जवाब हो जाएगा वहां पे हो जाएगा आपका बाबरनामा। बाबर के द्वारा, याद रखेंगे, जिसमें नामा लगल है ना, जिसमें नामा लगल है, समझिए उसी का आत्मकथा है। अकबर में नामा लग गया, अकबर की आत्मकथा। बाबर में नामा लगल है, बाबर की आत्मकथा। हुमायूं में नामा लगल है, हुमायूं की आत्मकथा। जहांगीर नामा है, जहांगीर की आत्मकथा। अब ये डिपेंड करता है कि सभी नामा जो है वो खुद लिखने वाले नहीं है, किसी किसी का अलग अलग आदमी लिखा है। बाबर नामा भी हम आपको बता रहे हैं कि बाबर खुद लिखा है तुर्की भाषा में, आगे चल करके फारसी भाषा में इस बाबरनामा का अनुवाद होगा। इसका पोता है अकबर। अब कैसे, किसके जरिए ट्रांसलेट कराएगा? हुमायूं नामा कैसे लिख रहे हैं? कौन है गुलबदन बेगम? ये सब तो आपको कहानी के सीरीज में ही पढ़ने के लिए पूरी तरह से मिलेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप बिल्कुल कहानी के पढ़िए। हमारा दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वहां पे जो हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स डाले जाते हैं, ज्योग्राफी के वीडियो लेक्चर्स डाले जाते हैं, उनको देखिए, तब जाकर के आपका आर्ट्स में जैसे कि एकदम पकड़ हो जाएगा, सही में फिर आप टॉप के लिए तैयार हो जाइएगा। यहां से भी आप रट कर करके और काफी सारे ऑब्जेक्टिव बना करके अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, कोई घबराहट नहीं।
अब छठे नंबर प्रश्न है, बस 2-4 प्रश्न और है, इसलिए आप कहीं भागिएगा नहीं, बस 4 प्रश्न देख ही लीजिए आज का वीडियो सीरीज। कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। आपको सब पार्ट्स देखना है, न जाने कौन सा क्वेश्चन वही सेम टू सेम वहां छप जाएगा बोर्ड में। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है, संगम वंश है, सालू वंश है, तुलु वंश है, या फिर इनमें से सभी। तो विजयनगर के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, जब दक्षिण भारत के खास कर करके पढ़ाएंगे आपको कहानियां, तो वहीं पे हम आपको विजयनगर के बारे में बताएंगे सर जी कि संगम वंश चल रहे हैं, सालू वंश चल रहे हैं, तुलु वंश चल रहे हैं, और इसके अलावे एक वंश आओ जिसको अरविडु वंश कह रहे हैं, यहाँ पे दक्षिण में चलेगा, यानी 4 वंश चले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में मात्र 3 वंश है। तो तीनों के तीनों वंश जो है वो विजयनगर में चले, तो इनमें से सभी ऑप्शन आपका पूरी की पूरी आपका सही हो जाएगा। तो 6 के डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं 7 प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे 7वें नंबर प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एकदम बर्फी वाला प्रश्न है। बर्फी आप खाए हैं? यदि खाए हैं तो आप कमेंट करिएगा, आपके तरफ क्या बर्फी चलता है कि नहीं चलता है, बताइएगा जरूर। प्रश्न है, विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी कौन थी? आपको विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी का नाम बताना है। क्या लक्ष्मी थे, या पंपा देवी है, या शुभदार्गी है, या फिर आपका महानवमी है? तो आपको बताना है कि कौन सी जो देवी है वो मातृ देवी है भाई, स्थानीय मातृ देवी है। तो सही जवाब अगर बता दें हम आपको, तो ये याद रखेंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, याद रखेंगे मध्यकाल के इतिहास में एकलौता हिंदू साम्राज्य के बारे में जब हम आपको पढ़ाएंगे, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे स्थानीय मातृ देवी जिसका नाम है, याद रखेंगे पंपा देवी, और पंपा देवी के नाम पर ही ये नाम पड़ता है हम्पी। याद रखेंगे क्या पड़ता है? हम्पी। और यही हम्पी नगर जो है वो विजयनगर की आगे चल के राजधानी भी बनेगी। तो इसके बारे में हम आपका वीडियो लेक्चर्स पढ़ाएंगे तो जिक्र करेंगे। तो यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव भी रटवा रहे हैं और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी दे रहे हैं, ताकि जब भी आपको वीडियो लेक्चर्स पढ़ाएंगे तो थोड़ी सुनी हुई बात रहेगा तो मजा आ जाएगा। फिल्म में कोई बता दे कि इसमें सनी देओल आएगा ही आएगा, या शाहरुख खान, या फिर जो भी हो हीरो आएंगे और वो आपका फेवरेट हीरो है, तो आप इंतजार में रहेंगे कि अब कब एंट्री लेगा। शायद अभी लगता है कि हीरोइन को विलन लेके भाग गया है, तो क्या यही घड़ी एंट्री लगता है हो जाएगा? थोड़ा सा आपका जिज्ञासा बढ़ जाएगा, और होनी चाहिए भाई, इतिहास पढ़ने टाइम में आपका इंटरेस्ट बढ़ना ही चाहिए। प्रश्न है, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्णा स्वामी मंदिर का जो निर्माता है वो कौन है भाई? ऑप्शन 1 है कृष्ण देव राय, दूसरा है देवराय प्रथम, तीसरा है देवराय द्वितीय, और चौथा है हरिहर। ये जानकारी जल्दी जल्दी बताएंगे। हरिहर और बुक्का दोनों भाई हैं जो विजयनगर की स्थापना किए थे। सही जवाब हम आपको बता दें, कृष्णा स्वामी मंदिर का जो निर्माता है वो कौन है? तो कृष्णदेव राय। अभी जिसके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे थे, विजयनगर इकलौता मध्यकाल के इतिहास में इकलौता हिंदू साम्राज्य, इसको विजयनगर कहते हैं। और इसी विजयनगर के सबसे महान राजा की अगर बात कर ले तो सबसे महान शासक हैं कृष्णदेव राय। विठल स्वामी का मंदिर, हजारा का मंदिर, ये सब किनके समय में बने हैं? तो कृष्णदेव राय। हालांकि पूरी जानकारी आपको देंगे कि कुछ ऐसे भी मंदिरें हैं जिनका निर्माण इनसे पहले से होते आ रहा है, लेकिन इनके समय काल में लगभग कंप्लीट हुआ, इसीलिए इनका क्रेडिट चला जाता है। इन्हीं के समय में बताएंगे बहुत सारी चीज आपको पढ़ना है। तेनालीराम के बारे में पढ़े होंगे, जैसे अकबर के साथ बीरबल की कथाएं आप लोग सुने होंगे, उसी तरह से एक तेनालीराम की कथाएं सुने होंगे। आपको जब विजयनगर स्टार्ट करेंगे तो वही ये सब पढ़ने के लिए आपको आएगा, एकदम मजा आएगा। कहते हैं कि जो बाबर मुगल बादशाह, मुगल वंश के संस्थापक बाबर जो है वो अपनी आत्मकथा जो लिखे, अभी पढ़ाएं आपको बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बताया था कि जब हम भारत में आए थे तो उस समय दक्षिण भारत में एक अगर कोई महान शासक, महान योद्धा, वीर शासक था तो वो कोई और नहीं, वो है कृष्णदेव राय। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, बड़ा ही मजा आएगा। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, कृष्णदेव राय। मजा आ रहा होगा। लाइक अभी तक नहीं किए तो करते रहिएगा, अगर लाइक किए हो तो 5 बार लाइक नहीं मार के दोबारा लाइक खत्म कर लीजिएगा, लाइक रहने दीजिएगा सर।
चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, बस एक प्रश्न इसके बाद और बच जाएगा। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? क्या है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग? कैसे आपको जन्म मरण से छुट्टी मिल जाएगा? तो यहाँ ज्ञान का मार्ग अपना के, या कर्म का मार्ग अपना के, या फिर भक्ति का मार्ग अपना के, या इनमें से सभी का मार्ग अपना के। तो हम बताएंगे कि अलग अलग धर्मों में मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग अलग विधि कही गई है। जैन धर्म में अलग प्रक्रिया है, आपका बौद्ध धर्म में अलग है, तो अलग धर्मों में अलग है। लेकिन हिंदू परंपरा के बारे में आपको पढ़ाएंगे, जब भक्ति आंदोलन पढ़ाएंगे तब यहां बड़ा आराम है। 3 गो मोक्ष प्राप्ति का साधन है। या तो आप ज्ञान के मार्ग अपना करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं तो कर्म करके कर सकते हैं, और नहीं तो भक्ति। और सबसे सस्ता होता है भक्ति, कि अपन जीवन में जैसे काम धंधा करना है करिए, शादी विवाह सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब उम्र काफी निकल जाए तो क्या करिए कि आप भक्ति भजन में लग जाइए, और जहां तहां कीर्तन उर्तन लेकर के रामायण महाभारत करते रहिए, मंदिर में झाल फाल बजाते रहिए, शिव चर्चा करते रहिए। ये सब कर करके जो है आपको डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये 9वां का याद रखेंगे। ये हम माने संस्था है, लेकिन ऐसे हिंदू में तीनों के तीनों जो है वो मान्य है। तो यहाँ पे याद होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब बताइए आप, इनमें से सभी सही हो जाएगा। तो 9वां के डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब मात्र एक लास्ट प्रश्न बच रहा है सर, जल्दी से सुनेंगे प्यारे मित्रों, जल्दी से देखेंगे। प्रश्न है, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई? आपको बताना है स्वेज नहर। ज्योग्राफी जिनका होगा वो तो और बढ़िया से देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हिस्ट्री में भी। स्वेज नहर कब खोली गई? 1870 में, 1869 में, 1878 में, या फिर एक ऑप्शन नीचे की ओर अभी छिपा हुआ है, इनको भी देख लेंगे, 1860 ईस्वी में। तो स्वेज नहर के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये अफ्रीका वाला भाग, आप मान लो कि अफ्रीका है, इधर यूरोप का हिस्सा है, और इधर नीचे जो है कि एक ऐसे लगा हुआ है जूता की तरह इटली, और ऐसे यूरोप का भाग, इधर से आपका सऊदी अरब का भाग है, नीचे एक सागर है, इधर में भूमध्य सागर है। वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं इटली के इधर भूमध्य सागर और ये लाल सागर। तो यहाँ पे एक नहर का निर्माण किया गया है। तो इस नहर से बेनिफिट क्या है? स्वेज नहर स्थल को हटा करके ये दोनों सागरों से इसे जोड़ दी गई है ताकि पानी के जहाज आ सके। इसको कहते हुए स्वेज नहर मिस्र के पास है। तो इधर से ब्रिटेन वाले पहले इधर से ऐसे घूम करके और ऐसे ऐसे भारत में आते थे, लंबा दूरी पड़ता था उनको सर। लेकिन इससे क्या हो गया है कि अब ये इधर से 1869 में जब स्वेज नहर खुली तो इधर से आई। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे इतिहास और जब पढ़ाएंगे भूगोल, तो एक दूसरे से लिंक करा के आपको पढ़ाएंगे, तो यूपीएससी के लिए आपके अंदर में स्मार्टनेस आ जाएगा कि कैसे आपके अंदर में ऑटोमेटिक थिंकिंग बढ़ जाएगा कि 1869 से पहले भी अंग्रेज हमारे यहां से पानी के जहाजों पे माल लाद करके अपने देश ले जा रहे थे। लेकिन जब स्वेज नहर खुल गया तब अंग्रेज की लुटेरा के जो नीतियां हैं वो और बढ़ गई। अंग्रेज खूब भर भर के जहाज में लेके जाने लगा, क्योंकि उसके आने जाने के रास्ते वो बहुत आसान हो गए थे। कई हजार किलोमीटर की जो दूरियां हैं वो उनको कम हो गई थी भाई। तो व्यापार बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ गई 1869 के बाद से। तो एकदम मजा आएगा पढ़ने में। तो ये हम आपको 10 क्वेश्चन कराएं। आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपका जो भी पेपर है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, और समय अगर रहे ऐसा, या अगर आपका खास मान लेते हैं कमेंट रहेगा तो इकोनॉमिक्स है, इन सब के 10-10 क्वेश्चन एकदम VVI वाला, जो पक्का VVI वाला होता है, उन सबको बेहतरीन ढंग से आपको समझा करके प्रत्येक वीडियो में हम आपको प्रॉपर तरीके से कराएंगे। तो बस आपको करना है कि एक शेयर कम से कम कर दीजिए, और जो भी आपके मित्र है, फ्रेंड है, उनको बताइए कि ऐसा चैनल खुला है और मजा आएगा। जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा, जैसा आपका कमेंट होगा, उसी पे उसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे चलाए जाएंगे। बाकी जो चाहते हैं कि हम सर डीप पढ़ना चाहते हैं आपसे, सर हम एक बार क्लास करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, फ्री में आपको हमारा एक और चैनल है यूट्यूब पे, आर्ट्स क्लास बाय भारती सर। आप सर्च करेंगे तो आर्ट्स क्लास बाय भारती सर सर्च करेंगे तो वहां पे मेरा चैनल आ जाएगा। फ्री क्लास के में आपको बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। और चाहते हो वो बच्चे कि सर ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का नोट्स ले ले, तो आप किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको पीडीएफ मात्र एक सब्जेक्ट का 51 रुपया और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको 99 रुपया में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ मिल जाएगा। तो शेयर करना एकदम नहीं भूलेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए थे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अगले वीडियो लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।